हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करवा रहा था और मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्विक रिवीजन मैंने आपको दे दी थी। अब मैं डिटेल से पढ़ा रहा था। तो आज ये डिटेल से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी चीज़ें इस पीडीएफ में बहुत ही बेस्ट तरीके से कंपाइल की हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी ये कंप्लीट वीडियोस आप देखिए, आपकी इंडियन हिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगी। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये असहयोग आंदोलन और चोरी चोरा कांड के बारे में, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जो है वो हत्या कर दी गई थी। और गांधी जी थे अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो स्वराज दल की स्थापना हुई 1923 में। चोरा चोरी कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में कैद थे। और इसके स्थगन से क्या हुआ, स्वराज प्राप्ति की जो मंजिल थी वो दूर हो गई थी। और यही ऐसा आंदोलन जो वापस हुआ था ना, जिसमें वो 22 पुलिसकर्मी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार जो वो बिल्कुल डर गई थी बुरी तरीके से। और उस टाइम पे भी जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को बोला था कि यही राइट टाइम है उन पर अटैक करने का, आंदोलन वापस मत लीजिए। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। जनता के मार्ग निर्देशन के लिए किसी नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अतः जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास सीआर दास ने काउंसिल प्रवेश का प्रचार किया। काउंसिल प्रवेश का जो है वो प्रचार किया। काउंसिल बुलाएंगे भाई एक, ठीक है। 1922 में गया में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी व राजगोपालाचारी से दिसंबर 1922 में मतभेद होने के कारण सीआर दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और फिर पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए देश का तूफानी दौर किया। उसके बाद देखिए, 1923 के चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया और सफलता प्राप्ति की। विधानसभा में सम्मिलित होकर सरकार के समक्ष जो है वो परेशानियां उत्पन्न की। उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन आया 1927 में, ठीक है। इसके सारे जो सदस्य थे वो जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, भारतीय नहीं थे इस कमीशन के। तो इसका जम के विरोध हुआ। 1919 में अधिनियम में यह बात कही गई थी कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु प्रति 10 वर्ष बाद एक कमीशन की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। उसके बाद देखिए, जो प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश संसद ने एक वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल भारत भेजा। इस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारत में साइमन कमीशन का जगह जगह पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शित किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया। जब वे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे तो अंग्रेजों द्वारा जुलूस पर लाठी प्रहार किया गया। इस लाठी प्रहार में मतलब ये स्कॉट के कहने पर जॉन सैंडर्स जो थे, उन्होंने इन पर लाठियां प्रहार की लाला लाजपत राय जी पर, और वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हुए। उन्होंने कहा, इतना महान लीडर जब भारत जैसी लोगों को जो है वो आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो क्यों उठकर नहीं आए, क्यों लोगों के अंदर एक क्रांति की चिंगारी उत्पन्न नहीं हुई। तो उन्होंने सैंडर्स का जो है वो मर्डर कर दिया था 1927 में। व्यापक विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मई 1930 में प्रकाशित हुई, जो जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या था ये देखिएगा। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाएगी। उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन कर दिया जाएगा। और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा तथा सिंह एवं उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। रिपोर्ट में मताधिकार के विस्तार की सिफारिश की गई। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए तथा ऐसे नवीन लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिबल संविधान जो है वो बनाए जाए। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं इसको? फ्लेक्सिबल इसलिए बोलते हैं कि अगर समय समय पर अगर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में लोग अगर चाहते हैं, ठीक है, तो वो संसद में अगर पेश की जाए ये चीज़, तो संविधान के कुछ कानून जो लोगों के लिए हार्श बनते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं वो लोगों के हित के लिए जो है वो की गई हैं, तो वो
उसको चेंज भी किया जा सकता है उस कानून को। तो अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि कितने सारे कानून जो है वो उसमें परिवर्तन आए हुए हैं, ठीक है, जो स्वतः विकसित होता रहे। यद्यपि साइमन कमीशन की बातों की तीखी आलोचना हुई तथा सर शिवराम स्वामी आयर द्वारा इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया गया, किंतु फिर भी इस कमीशन की अनेक बातों को 1935 ईस्वी के अधिनियम में अपना लिया गया। और 1935 की जो अधिनियम है उसका एक मेजोरिटी पार्ट जो है वो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है और मील का पत्थर वो साबित हुआ। बारदोली सत्याग्रह। गुजरात स्थित बारदोली के किसानों को जब जमींदारों द्वारा अधिक लागत वसूल कर उत्पीड़ित किया गया तो लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1928 ईस्वी में किसानों को संगठित कर सत्याग्रह किया। उसके बाद देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी अध्यक्षता कब किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था, कोई डिसीजन उनकी तरफ से एक टाइम उनको दिया गया था जो 1928 का कोलकाता अधिवेशन है, परंतु लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ भी मतलब जवाब नहीं दिया। एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया गया। अतः लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो लाया गया। 31 दिसंबर 1929 के रात्रि के 12 बजे कांग्रेस ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया और कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया कि वह उपयुक्त अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दे। आगे देखिए यह भी तय किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया चाहिए। यही कहना है कि 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व का दिन माना जाता है। आगे चलकर भारत का नवनिर्मित संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे देखिए आंदोलन का चतुर्थ जो चरण है 1929 से 1939 का जो टाइम पीरियड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए, आगे देखिए, ऐसा आंदोलन असफल होने के पश्चात गांधी जी शांत नहीं बैठे। अब उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, मध्य निदेश, नमक कर, सैनिक व्यय संबंधी नीतियों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए चल पड़े, क्योंकि साल्ट के ऊपर टैक्स था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे साल्ट बनाकर क्या करा, उस कानून को तोड़ दिया। साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की 241 मील, ये बहुत बार पूछा जाता है, 241 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की गई। ये कंप्लीट ही पूछा जाता है। इस यात्रा में सरदार पटेल भी गांधी जी के साथ थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो थे वो दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को प्रातः जो है प्रार्थना के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। फिर यहीं से शुरुआत होती है आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसेलिनी के रोम मार्च के समान बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर गोलमेज सम्मेलन आएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से प्रारंभ किया जाएगा। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसका निश्चित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया गया। भारतवासियों को नमक बनाना, उसके बाद देखिए हिंदुओं को अस्पृश्यता को त्याग देना चाहिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए, शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए, सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों का जो है त्याग करें और विद्यार्थियों द्वारा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। सरकारी विद्यालय इन द सेंस, क्योंकि सरकार ब्रिटिश सरकार की थी, एक तरीके से अंग्रेजों का जो है वो बहिष्कार किया जाए। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद करबंदी को भी उपयुक्त कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। भारत की संवैधानिक समस्या को उलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले कुल 89 प्रतिनिधियों में से 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश के थे। संसद ने यह भी अनुभव किया कि बिना कांग्रेस के किसी भी निर्णय पर यह नहीं पहुंचा जा सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने वायसराय इरविन को आदेश दिया कि वे गांधी जी से जो है वो समझौता करें, ठीक है, क्योंकि बिना कांग्रेस के किसी भी निर्णय पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो वायसराय था उस टाइम पे लॉर्ड इरविन को उसको आदेश दिया कि वो गांधी जी के साथ जाएं और समझौता करें। तो 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए इस समझौते में स्वीकार की जाने वाली कुछ बातें, केवल उन्हीं राजनीतिक बंदियों को जेल में रखा जाएगा जिन पर हिंसक आरोप हैं। शेष बंदियों को जेल
में रखा जाएगा, ठीक है, जिन पर हिंसक आरोप हैं। शेष बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। शराब व विदेशी कपड़ों की दुकान पर भारतीय धरना दे सकते हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों ने, उसके बाद देखिए भारतीय जो है वो जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया है उन्हें पद पर बहाल करने में सरकार उदारता दिखाएगी। इन समझौतों में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी द्वारा स्वीकार की जाने वाली बातें थी। सविनय आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। लंदन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार नहीं करेगी, ब्रिटिश सामान का। और उसके बाद देखिए गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी इरविन समझौते के पश्चात जब लंदन में 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी इस सम्मेलन में पहुंचे, ठीक है। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व जिन्ना आदि ने ब्रिटिश सरकार के इशारों पर स्वराज के स्थान पर अपनी अपनी जातियों के लिए सुविधाओं की मांग की। इससे गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और वे खाली हाथ जो है वो लौट आए। फिर सविनय आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, ठीक है, पुनः ये प्रारंभ किया, जो कि पहले उसमें जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो गांधी जी ने बात मानी थी कि वो ये आंदोलन जो है वो स्थगित करेंगे। तो फिर पुनः प्रारंभ हुआ क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हताश हो गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने पुनः अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। यह आंदोलन 1934 तक चलता रहा। अप्रैल 1934 में जनता के कम होते हुए उत्साह को देखकर यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये 1934 तक चला था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में तीसरा व अंतिम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पुनः जो है वो कांग्रेस ने, इस सम्मेलन में पुनः कांग्रेस ने नहीं, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गलत लिखा हुआ इसमें। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जो है वो प्रकाशित किया। ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट पर कुछ संशोधनों के पश्चात संसद ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, जो आंशिक संशोधन के पश्चात भारत में नवीन संविधान लागू होने से पूर्व तक जो है वो लागू रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट 1932। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने यह घोषणा की थी कि अगर भारतीय प्रतिनिधि अपनी सांप्रदायिक समस्या को शीघ्र न सुलझा सके तो वे मजबूरन इस संबंध में अपना निर्णय दे देंगे, और हुआ भी यही, ठीक है। जो पूना पैक्ट हुआ था और कम्युनल अवार्ड हुआ था। तो भारतीय प्रतिनिधियों के मध्य सांप्रदायिक समस्या को लेकर के कोई समझौता न हो सका था। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी, जिसको सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अपनी इस घोषणा में मैकडोनल्ड ने मुसलमान, सिख, ईसाई तथा हरिजनों के लिए पृथक चुनाव की जो थी वो व्यवस्था की, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जब एंड चल रहा था तो उसमें भारतीय प्रतिनिधि जो है वो अपनी सांप्रदायिक समस्या जो थी वो सुलझा नहीं सके थे, ठीक है। क्योंकि हर बंदा जो था वो अपनी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चाहता था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। इधर गांधी जी आहत हो रही, जब ये आपस में पृथकता की बात चल रही थी तो गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे। तो अंत में हुआ यही, अपनी इस घोषणा में मैकडोनल्ड ने मुसलमान, सिख, ईसाई और हरिजनों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था चुनाव ही करवा दिए। इस घोषणा का वास्तविक उद्देश्य जो था वो भारतीय राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाना था। गांधी जी ने मैकडोनल्ड को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि वे अपना निर्णय 20 सितंबर 1932 तक वापस ले ले, नहीं तो वे आमरण जो थे, अनशन जो थे वो प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी के इस पत्र की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन जो है वो शुरू कर दिया। अंत में अंबेडकर व गांधी जी के मध्य जो है वो 26 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के साथ ही गांधी जी ने आमरण अनशन जो है वो समाप्त कर दिया, ठीक है। पूना समझौता हुआ, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। किसके बीच में हुआ? अंबेडकर व गांधी जी के बीच में हुआ 26 दिसंबर 1932 को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940। युद्ध की गंभीरता को देखते हुए वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारत की संवैधानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किया, ठीक है। भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, मतलब इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई ना,
जो इनडायरेक्टली एक तरीके को दर्शाती थी कि अंग्रेज सिर्फ जो है वो भारत को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक तरीके से उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ अपना मकसद निकालना है। तो जैसे भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिए वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल करना, ठीक है। जो वायसराय की जो कार्य प्रणाली होती थी उसमें कह रहे हैं कि हम इंडियंस की कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, उन्हें पद देंगे, उन्हें टाइटल्स देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए युद्ध संबंधी विषयों पर विचार विमर्श हेतु ठीक है युद्ध परामर्श समिति बनाना आदि इस प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। कांग्रेस व लीग ने इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया। पाकिस्तान की मांग कर दी थी, सभी को पता है, ठीक है। किसने करी थी? देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने के पश्चात लाहौर में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए ये जो जिन्ना थे, इन्होंने 22 मार्च को 1940 को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ये भी फेल हो गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें जितनी भी बातें थी वो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन पे काफ़ी सारी जो विदेशी शक्तियाँ थी वो अटैक कर रही थी। तो जितने भी इसके ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि तुम्हें अगर भारत से हेल्प नहीं मिली ना तो हम ख़त्म हैं, ठीक है। तो तुम किसी ना किसी तरीके से भारतीयों को अपने उसमें शामिल करो ताकि वो हमारे साथ जो है वो इन विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने में मदद करें, ठीक है। तो उन पर काफ़ी प्रेशर किया जा रहा था और ये एक ऐसी चीज़ें लेके आए, ठीक है। मतलब इस क्रिप्स मिशन में उन्होंने ऐसे वादे रखे कि भाई हम संविधान पूरा कंप्लीट बना देंगे, एक आपको एक नया राष्ट्रमंडल घोषित कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें लेके आए। तो कांग्रेस और ये जो बातें थी ना ये सारी मतलब हम मतलब बाद में करेंगे, जो मतलब पहले तुम युद्ध में साथ दो, मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाली पूरी बात थी। तो जो इंडियंस थे वो इसके बहकावे में एक तरीके से नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ब्रिटिशर हैं इनकी खुद की हालत इतनी खस्ता है तो ये हमारी हेल्प क्या करेंगे, क्योंकि ये उसमें क्रिप्स मिशन में इन्होंने उनकी सुरक्षा का भी जो है वो उत्तरदायित्व किया था। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की बिगड़ती हुई स्थिति ने चर्चिल की सरकार को जो है वो भारत के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए विवश कर दिया। प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए मजदूर दल के नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कहा कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत मित्र भी थे, भारत भेजा। क्रिप्स ने भारतीयों से वादा किया कि युद्ध के पश्चात वो क्या करेंगे, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है। औपनिवेशिक राज्य की वो स्थापना कर देंगे। फिर दूसरा, विधानसभा का वो निर्वाचन करवाया जाएगा, मतलब एक नए संविधान की निर्माण करेगी, ठीक है। ये किया जाएगा, अभी किया नहीं है। संविधान सभा में भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे जो प्रांत या देशी रियासत, मतलब कहने का ये है कि अगस्त प्रस्ताव से कुछ ज़्यादा ही इसमें एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिए। तो उसके बाद देखिए संविधान सभा में भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे जो प्रांत या देशी रियासत संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। मतलब इसमें एक तरीके से हुआ क्या, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो जैसे भारत में एक सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग हो रही थी, जैसे मुसलमान चाहते थे कि हमें अलग किया जाए, तो इसमें उन्होंने उन लोगों ने भी इसमें साथ नहीं दिया, जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, जो सिख कम्युनिटी और भी, उन्होंने कहा कि इसमें हमारे तो हित की कोई बात ही नहीं हो रही है। वो हमारे इसमें एक बात लिख देते कि आप लोग जो हैं वो अलग डिमांड कर रहे हो अलग पार्टी बनाने की, ठीक है, एक अलग लीग बनाने की, एक अलग राष्ट्र बनाने की, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को जो है वो एक राष्ट्र बनाया जाएगा आप लोगों का अलग, तो उसमें लिखी नहीं हुई बात, तो उन्होंने कहा हम भी इसमें साथ नहीं देंगे। तो एक तरीके से भारत में हर तरीके के हर तबके के लोगों ने इसका विरोध कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर वे चाहें तो भारत संघ में भी शामिल हो सकते हैं, वो तो चलो बात की बात है। भारत चाहे तो वह राष्ट्रमंडल से अपने संबंध विच्छेद कर सकता है। युद्ध के समय भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा जिनकी खुद की हालत जो है वो खस्ता है। यद्यपि यह प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव से अपेक्षाकृत अच्छे थे, परंतु फिर भी भारतीय को संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं लिखी थी। सिर्फ ये लिखा था कि अगर वो चाहे तो अपना अलग अलग जो भी अलग अलग रहना चाहता है वो अलग अलग रह सकता है, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो उसके बाद 11 अप्रैल 1942 को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसमें काफ़ी इन पर प्रेशराइज किया गया कि आप मतलब विवश कर दिया अंग्रेज़ों को कि आप ये देश छोड़ के जाइए। तो
अगस्त प्रस्ताव आया, उससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया। उसमें काफ़ी दोष थे, कांग्रेस ने उसको अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स ने भी क्या करा था, क्रिप्स ने भी जो था एक तरीके से कांग्रेस को संकेत दे दिया था कि अगर उसके प्रस्ताव पर कांग्रेस विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। अतः क्रिप्स की असफलता के पश्चात आंदोलन ही एकमात्र रास्ता था जिससे राजनीतिक गतिरोध दूर किया जा सकता था। अतः विवश होकर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। क्या कहा गया इसमें कि अंग्रेज जो है भारत से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। थोड़ा सा इसमें कहा गया कि अगर वो भारत को कम्प्लीटली छोड़ दें, अगर ये हमें आश्वासन दिलाते हैं तो हम जो है वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटेन पर काफ़ी सारी विदेशी शक्तियां जो है वो अटैक कर रही थी और ब्रिटेन की हालत काफ़ी खस्ता थी उस टाइम पे। उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था। दूसरे दिन 9 अगस्त को प्रातः अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी शीघ्र ही यह आंदोलन व्यापक स्तर पर समस्त भारत में फैल गया। आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाले, हड़ताल की, ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई, अनेक बार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी जिससे अनेक लोग मरे। उत्तेजित आंदोलनकारियों ने सरकारी इमारतों को लूट लिया, थाने व डाकघरों में आग लगा दी, रेल पटरियां उखाड़ दी। यह स्थिति फरवरी 1943 तक जो है वो चलती रही। इसके पश्चात मई 1944 तक यह आंदोलन धीमी गति से चलता रहा। इसी समय यह आंदोलन को दबा दिया गया। उसके बाद देखिए फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 को आता है। कंप्लीट में आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो सुभाष चंद्र बोस की उसमें कंप्लीट बताया है, ठीक है। जो कैप्टन मोहन सिंह है जिसने आईएनए का गठन किया था, फिर उसके बाद आईएनए का जो दूसरी बार गठन हुआ था वो किया था उसने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। उसका जो सफलतापूर्वक गठन का जो श्रेय है वो रास बिहारी बोस जी को जाता है। पहले जिन्होंने गठन किया, पहले डिवीज़न का गठन, वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद देखिए 1942 तत्पश्चात 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में जब जापान ने हथियार डाल दिए तो आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण जो है वो करना पड़ा। उसके बाद आई विवेल योजना 1945। लॉर्ड लिनिथगो के पश्चात उसके बाद नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल योजना ने भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए इंग्लैंड से सलाह कर एक योजना प्रस्तुत की जो विवेल के नाम से जानी जाती है। इस योजना में अनेक बातों के अलावा कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं प्रधान सेनापति को छोड़ करके बाकी सभी भारतीय सदस्य होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं का समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की भांति होगी। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। विवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन जो है वो आयोजन किया गया। सम्मेलन में महात्मा गांधी जी, मोहम्मद जिन्ना, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और उसके बाद देखिए तारा सिंह ने पार्टिसिपेट किया। सम्मेलन अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुआ, किंतु सांप्रदायिक मतभेद व जिन्ना की हट धर्मी के कारण जो था कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिन्ना की जीत थी कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी। उधर कांग्रेस का यह तर्क था कि वह एक अखिल भारतीय संस्था है, इसलिए उसे भी कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों को नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार अपनी सामंजस्य स्थापित न होने के कारण आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना उनका, यह सम्मेलन जो है वो असफल रहा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या हुआ इसमें, संविधान बनाने का जो बात की गई, ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 को भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए संबंध में कैबिनेट मिशन भारत में आया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। इसके अतिरिक्त स्टैमफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, 2 अन्य सदस्य भी थे। इस मिशन ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस से बातचीत की, किंतु दोनों ही अपनी जीत पर अड़े थे। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की मांग पर अटल थी, जबकि कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार नहीं थी। इस मिशन ने लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मई 1946 को सम्मेलन
असफल घोषित हुआ। फिर एटली की योजना 1947 आई और फिर लास्ट में माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो एटली की घोषणा देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पश्चात समस्त भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले ही भारतीयों को पूर्ण सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर देगी। माउंटबेटन योजना आई और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड वेवल के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इटली की सत्ता हस्तांतरण संबंधी पूर्व घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल से पाकिस्तान की मांग जो है वो स्वीकार करने के लिए वार्ता की बातचीत की। भारत विभाजन की योजना पर कांग्रेस से सहमति प्राप्त कर, ठीक है, भारत विभाजन की योजना पर कांग्रेस से सहमति प्राप्त कर विभाजन संबंधी योजना पर बातचीत करने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटकर 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रकाशित की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन जो था, इसी दबाव के कारण जिन्ना ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने बड़ी विवशता में इस योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1947 के भारतीय स्वतंत्र अधिनियम द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया गया। और उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को लागू करने के लिए 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक कॉमन सभा में पेश किया गया। एक बिल जो है वो कॉमन उसमें असेंबली में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित कर दिया। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के अनुसार भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंप दी। जिन्ना नवनिर्मित पाकिस्तान देश के गवर्नर जनरल बने, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र देश हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और माउंटबेटन के इस पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद पश्चात राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में नवीन संविधान लागू हुआ। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।